ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खनिज लवण। बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान का अगला चैप्टर है खनिज लवण। क्योंकि इसके पहले आप पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्हीं पोषक तत्वों में से अगला पोषक तत्व है खनिज लवण। खनिज लवण क्या है और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। खनिज लवण मानव शरीर का 96% भाग जल, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि से बना हुआ है। बाकी का 4% खनिज लवण से बना है। 4% अर्थात बहुत ही कम। तो खनिज लवण कहीं ना कहीं मानव जीवन में बहुत कम रोल निभा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखें, वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से देखें, रचना की दृष्टि से देखें तो इसका महत्व तो भी उतना ही है जितना बाकी के पोषक तत्वों का। कम मात्रा में आवश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण भी है। अब आते हैं खनिज लवण की प्रकृति पे। तो खनिज लवण एक अकार्बनिक रासायनिक तत्व है, मतलब खनिज लवण में कार्बन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। बाकी पोषक तत्वों में कार्बन की मात्रा पाई गई थी, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, लेकिन खनिज लवण में कार्बन लेस मात्र भी नहीं पाया जाता है। फिर है शरीर में खनिज लवण का वितरण। अब शरीर में, मानव शरीर में खनिज लवण का वितरण किस प्रकार से हुआ है उसको देख लेते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। खनिज लवण स्वतंत्र रूप में, पहला है खनिज लवण स्वतंत्र रूप में, अर्थात खनिज लवण मानव जीवन में, मानव शरीर में स्वतंत्र रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल फ्री रहता है, वो किसी भी अन्य तत्वों से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी दूसरा है खनिज यौगिक के रूप में कार्य करता है, अर्थात जब एक या एक से अधिक खनिज तत्व, मतलब एक या एक से अधिक खनिज तत्व जब आपस में मिलकर कार्य करते हैं तब वो यौगिक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, उसको मिला के हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। फिर कैल्शियम तथा क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से 2 खनिज तत्व एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो वो यौगिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर है तीसरा कार्बनिक यौगिक के रूप में, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि खनिज लवण अकार्बनिक यौगिक तत्व हैं, तब यहाँ पे कार्बनिक यौगिक के रूप में कैसे कार्य कर रहे हैं। तो जब खनिज लवण अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के साथ, प्रोटीन के साथ, वसा के साथ, तब वो कार्बनिक यौगिक के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि उन सारे पोषक तत्वों में कार्बन पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता और इसकी मात्रा अत्यंत कम होती है, इसलिए अकार्बनिक यौगिक के रूप, कार्बनिक यौगिक के रूप में ये कार्य करता है। जैसे फास्फोरस और अगर प्रोटीन मिलकर कार्य करेगा तो फास्फोप्रोटीन हो जाएगा। फिर इसके अलावा जब फास्फोरस तथा लिपिड यानी वसा और फास्फोरस मिलकर कार्य करेगा तो फास्फोलिपिड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये अन्य तत्वों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है तो ये अपना रूप बदल ले रहा है। जब वो स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहा है, जब अकेले है तो स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहा है, जब 2 से अधिक खनिज तत्व मिलकर कार्य कर रहे हैं तो यौगिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और जब अन्य पोषक तत्वों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है तो ये कार्बनिक यौगिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब देख लेते हैं इनकी प्राप्ति के साधन, कौन से साधन है जिससे खनिज लवणों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें है दूध, मछली, अंडे, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सूखे मेवे आदि। अर्थात दूध या दूध से बने हुए प्रत्येक भोज्य पदार्थ, मछली, अंडे, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, मतलब कहीं ना कहीं इसके पहले जो भी हम पोषक तत्व पढ़े हैं और उनके प्राप्ति के जो साधन हैं वो इनसे मिलते जुलते हैं, अर्थात इसकी अल्प मात्रा में आवश्यक होती है, तो इसीलिए हमें इसकी अतिरिक्त इसका सेवन नहीं करना है। यानी जो भोजन हम पहले से ग्रहण कर रहे हैं, जो पोषक तत्व हम अपने दैनिक जीवन में ले रहे हैं, उसके द्वारा ही खनिज लवणों की पूर्ति कहीं ना कहीं हो जा रही है। अब आते हैं खनिज लवण का वर्गीकरण। खनिज लवण का वर्गीकरण यानी खनिज लवण को किस आधार पर बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य खनिज तत्व तथा गौण खनिज तत्व। मुख्य खनिज तत्व, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब अगर 4% खनिज लवण की आवश्यकता है तो 4% में 3% से अधिक
कैल्शियम तथा फास्फोरस की आवश्यकता है मानव जीवन में, और बाकी शेष 1% बाकी जितने खनिज तत्व हैं वो कार्य करते हैं। मुख्य खनिज तत्व के अंतर्गत आ जाएगा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर इत्यादि। गौण खनिज तत्वों के अंतर्गत आ जाएगा मैग्नीज, लोहा, सोडियम, आयोडीन, ये सारे गौण खनिज तत्वों के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब इसकी आवश्यकता बहुत ही कम रहती है इसकी अपेक्षा। और सारे पोषक तत्वों में, सारे खनिज तत्वों में सबसे अधिक अगर किसी की मात्रा आवश्यक है तो वो है कैल्शियम तथा फास्फोरस, क्योंकि यही दोनों मिलकर जितने कार्य हैं सारे कार्य का संचालन हमारे शरीर में करते हैं और बाकी उसके सहायक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। अब आते हैं खनिज लवणों के कार्य पर। अब चूंकि हर पोषक तत्वों के कार्य भी बांटे गए हैं तो खनिज लवण का भी कहीं ना कोई हमारे मानव जीवन में कार्य है। इसके अलावा जैसे वृद्धि एवं विकास के लिए बताया गया आवश्यक है, शरीर में किन्हीं तत्वों के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो सारे पोषक तत्वों के साथ साथ इसका भी कोई ना कोई कार्य अवश्य है। जैसे पहला है अस्थियों का निर्माण। अस्थियों का निर्माण, क्योंकि मानव का जो आकार है, अगर अस्थियां नहीं रहेंगी, हड्डियां नहीं रहेंगी तो मांस का बस एक पुतला दिखेगा। तो कहीं ना कहीं एक ढांचा तैयार कर रहा है अस्थियां, और इन अस्थियों का निर्माण कर रहा है खनिज लवण। क्योंकि जैसे एक घर का निर्माण होता है तो पहले नींव डाली जाती है, उसके बाद घर का निर्माण होता है। उसी तरह मानव का जीवन भी है, मानव का शरीर भी वैसा है। जब तक अस्थियां नहीं रहेंगी, अस्थियों का निर्माण नहीं होगा, तब तक वो कहीं ना कहीं एक मांस का पुतला ही रहेगा। फिर है हीमोग्लोबिन का निर्माण। हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी खनिज लवण का मुख्य भूमिका है। जैसे आयरन हो गया, तांबा हो गया, ये सारे हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर है दांतों का निर्माण। दांतों का निर्माण भी खनिज लवणों के द्वारा ही हो रहा है। जब एक शिशु गर्भ में रह रहा है तभी से उसके दांतों का निर्माण हो जाता है, और जब वो जन्म ले लेता है 5-6 महीने की उम्र के बाद उसके दांत बाहर निकलने प्रारंभ होते हैं। अर्थात मतलब उसके जो दांत होते हैं वो मसूड़ों के अंदर ही रहते हैं। जब सही समय आता है तब उसके दांत बाहर आने प्रारंभ हो जाते हैं, 2, 4, 6 करके। तो कहीं ना कहीं निर्माण गर्भ से ही हो रहा है, और वो निर्माण का कार्य खनिज लवण के द्वारा ही हो रहा है। जो माता भोजन ग्रहण करती है उसी के द्वारा पौष्टिक तत्व शिशु के शरीर में लगता है, वही पौष्टिक तत्वों से उसकी अस्थियों का, दांतों का इत्यादि चीजों का निर्माण हो रहा है। फिर है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। लाल रक्त कणिकाएं, हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं तथा श्वेत रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं में जो चमक होती है, जो लालपन में जो भी एक शाइन होता है, उसका काम तांबे के द्वारा होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का भी काम होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। फिर है वृद्धि एवं विकास में सहायक। वृद्धि एवं विकास के लिए भी खनिज लवण उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं खनिज लवणों के द्वारा भी वृद्धि एवं विकास हो रही है, क्योंकि निर्माण का काम कर रहा है, और जब निर्माण होगा तभी वृद्धि एवं विकास होगी। तो अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, बाल का निर्माण, मतलब जितने भी एक तरह से मानव के अंग हैं, कहीं ना कहीं निर्माण का कार्य खनिज लवणों के द्वारा हो रहा है, और जब निर्माण होगा तभी वृद्धि होगी। अब अगले टॉपिक